Kambagade Mitro, this is Puru Janutriya. We was completing class 6 to 9th हिस्ट्री NCERT। तो इससे रिलेटेड 11 वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये पार्ट 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8th की स्टार्ट हो रही है आज, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल 1870, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लिखी थी। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार का एकाधिकार मिले। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भाई भारत की खोज का क्या मतलब? भारत इससे पहले नहीं था या इससे पहले भारत लोग नहीं आए थे? नहीं, बिल्कुल आए थे भाई, लोगों को पता भी था, लेकिन समुद्र के रास्ते से पहली बार आया था ये। केप ऑफ गुड होप एक बीच में पड़ती अफ्रीका के बिल्कुल इसमें नीचे, वहाँ से होके इंडिया आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हुई। औरंगजेब ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान, फिर उसके बाद अलवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना भेजी। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। नोट: मीर जाफ़र द्वारा कंपनी का विरोध। उसके बाद मीर कासिम नवाब बना। फिर मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई 1764 में हराकर दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु। 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवानी अधिकार दे दिया, ठीक है। अब कंपनी डायरेक्टली दीवानी अधिकार संभालेगी, किसी को भी नवाब या कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद मैसूर, यहाँ थे टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। हैदर अली 1761 से 1782 का, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी इत्यादि का निर्यात रोक दिया, जिसका व्यापार कंपनी करती थी। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 वाली। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू सुल्तान मारा गया और सत्ता बोडियार राजवंश को सौंप दी गई। 4 मई 1799 को इसको मृत्यु हुई। मराठों से लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठा राज्य टुकड़ों में बंट गया था। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले इन राज्यों की बागडोर संभालते थे। ये सारे सरदार पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कंकेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। पहला मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 नतीजतन उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभागों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तीसरा या अंतिम मराठा युद्ध जो हुआ वो 1817 से 19 मराठों की ताकत कुचल दी गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। विंध्य के दक्षिण स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में रहे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति हुई। कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया और राज्यों के अधिग्रहण को अपना अधिकार माना। कित्तूर, कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों का विरोध किया
फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा जेल में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अंत में 1830 में अंग्रेजों ने उन्हें भी फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक में कंपनी को रूस के प्रभाव से खतरा। 1838 से 42 के बीच उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लड़ाई के बाद कब्जा। उसके बाद 1843 में सिंध पर कब्जा। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का सिंध में प्रतिरोध। 1839 में मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद 1849 में अंग्रेजों का पंजाब या सिंध पर कब्जा। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए। 1830 के दशक में कंपनी को रूस के प्रभाव से खतरा। उसके बाद 38-42, ठीक है, अफगानिस्तान वाला। उसके बाद 43 सिंध पर कब्जा। उसके बाद रंजीत सिंह जो है उनका प्रतिरोध था, उनकी भी डेथ हो गई। 1849 में उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया। विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच अधिग्रहण की आखिरी लहर। विलय नीति में क्या, इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु होने पर कोई पुरुष वारिस न होने की स्थिति में रियासत हड़प ली जाती थी। ठीक है, विलय नीति में क्या हो रहा है कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, लड़का उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर उसको विलय कर लिया जाता था ब्रिटिश के अंतर्गत, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। सितारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 पर इसी सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। नए शासन की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 के समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बटी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। 1772 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई। पहला फौजदारी अदालत काजी या मुफ्ती के अंतर्गत कलेक्टर की निगरानी में। दूसरी दीवानी अदालत यूरोपीय जिला कलेक्टर इसके मुखिया थे। 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल में कुशासन का आरोप लगाया। फलस्वरूप हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया, जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चलता रहा। आगे 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हाल्डेन ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना। कलेक्टर भारतीय जिले में सबसे बड़ा पद। इसका काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से कानून व्यवस्था देखना था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, भारतीय शब्द सिपाही से बना आर्मी कहते थे, ठीक है, सिपाही आर्मी। 1820 के दशक में कंपनी की सेना बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रही थी, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी से लैस थे। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़कर भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।